अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे सिविल जज प्रिपरेशन का और किस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर तैयारी कहाँ से करें। तो सबके जहनों में एक ही चीज़ आती है, वो आती है गाइड, कि गाइड्स ले ली जाएँ और गाइड से ही तैयारी की जाए और गाइड से मटेरियल मिल जाएगा हमें और फिर हम सिविल जज का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। तो कभी भी आपने गाइड से या पास पेपर से तैयारी नहीं करनी, क्योंकि गाइड आपको हमेशा क्या करती हैं, मिस गाइड करती हैं। उसके पीछे क्या विजडम है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि तैयारी, जब भी आपकी तैयारी होगी सिविल जज की तो वो होगी या तो बैरेक्ट से या तो होगी कमेंट्री की बुक से। देखें, अगर कोई भी एक टीचर बेहतर से बेहतरीन नोट्स भी बनाता है तो वो कलेक्टिवली बैरेक्ट से या फिर कमेंट्री की बुक से ही बनाता है। उसको कोई ऊपर से कोई अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं होती कि आपने अपने नोट्स के अंदर ये बातें लिखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स के साइकी ये बन चुकी है कि इस टीचर के अगर हम नोट्स पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। हाँ, वो ये रिसर्च नहीं करते कि इस टीचर ने कहाँ से नोट्स बनाए। हो सकता है कि इंडियन वेबसाइट से बनाया हो सकता है कि किसी और अथॉरिटी से बनाया हो या कॉपी पेस्ट किए हो। इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं करता, बस जैसा चल रहा है सो चल रहा है। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने गाइड्स नहीं लेनी, आपने नोट्स नहीं लेना है, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पर, अप टू डेट बैरेक्ट्स ले लें और साथ ही साथ कमेंट्री की बुक्स ले लें। कमेंट्री की बुक्स और अप टू डेट जब आप बैरेक्ट्स लेंगे तो होप सो आपको एटलीस्ट हाव ना हो जाएगी कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से लेनी है। सबसे पहले आज ही एक काम करें कि सेपरेट अपना रजिस्टर मेंटेन करें। किस लिए मेंटेन करना है रजिस्टर? ताकि आप एक दिन में जो भी क्लासेस अटेंड करें, जो भी अपने नोट्स प्रिपेयर करें, खुद से नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें, दूसरों के नोट्स के पीछे ना पड़ें। क्लासेस की टाइमिंग जो है हमारी वो कब से स्टार्ट हो रही है? क्लासेस की टाइमिंग आपकी होगी 7 to 11 PM। रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होने के बाद जो है हमारे पास जो वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा एवरी मंडे को, ठीक है। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए हम स्पेशल क्लास भी अनाउंस कर रहे हैं सैटरडे को, जिसके अंदर हम उनको ज़्यादा टाइम देंगे। फर्दर फिर अगर बात की जाए कि क्लासेस अटेंड कैसे करनी है, क्लासेस अटेंड ऐसे करनी है कि सबसे पहले आपने बैरेक पढ़ा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, खुद से पढ़ा। खुद से पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने लेक्चर सुन लेना, क्लास अटेंड करनी है। अगर आप डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट क्लास अटेंड करते हैं, डेफिनेट सी बात है कि आप जो है उस क्लास को अटेंड करने के बाद आधे घंटे में भूल जाएंगे कि मैंने उस क्लास के अंदर आपको कौन सा टॉपिक किस वे में समझाया है। जब आप खुद से बैरेक को पढ़ते हैं, खुद से बैरक को पढ़ने के बाद आपके जहनों में सवाल उभरेंगे कि यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, अब क्या करना है, अब कैसे मैं इसको फर्दर लेके चलूँ। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद आपको उन सवालों के जवाबात मिल जाएंगे उस लेक्चर से। जब आपको उन सवालों के जवाबात मिल गए उस लेक्चर से, उस पर्टिकुलर लेक्चर से, डेफिनेट सी बात है कि वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, कि सवाल को, क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के अंदर। जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब के अंदर डेफिनेट सी बात है 7 पेपर्स हैं, वो भी आगे चल के बताता हूँ। सिंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पेपर होते हैं। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 2 पेपर होंगे इस बार, होप्स हो के 2 पेपर होंगे, क्रिमिनल लॉ का और एक जो है सिविल लॉ का। लेकिन जो पंजाब है, पंजाब के अंदर टेस्ट थोड़ा ज़्यादा टफ भी होता है और 7 पेपर्स होते हैं। और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस जो मोस्ट रफ और मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो होते हैं प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट
सॉल्व कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस हुई हुई हो। प्रैक्टिस जब हुई होगी तो डेफिनेट सी बात है आपके सामने फैक्ट्स ज़्यादा बार आए होंगे, आपके पास सामने केसेस बहुत सामने आए होंगे, उन केसेस की वजह से सिचुएशंस को सॉल्व करना आपके लिए ईजी रहेगा। अब सिचुएशन को सॉल्व किस तरीके से करना है, प्रीपोजिशन आती है तो आपसे अगर वो सवाल करता है कि फॉर सपोज, जैसे लास्टली एक सवाल आया 2022 के अंदर, 2022 के अंदर सवाल ये आया कि सिंध की अगर बात की जाए, सिंध के रिटन एग्जाम के अंदर सवाल ये था कि आप ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे आपके सामने आप एक जज हैं और आपके सामने एक जो है आती है बेल एप्लीकेशन, और बेल एप्लीकेशन आती है 497 की एप्लीकेशन आती है, और हमारे पास केस आ जाता है उसका जो है, किस चीज़ का केस है, केस मिसाल के तौर पे हम लगा लेते हैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक का। डिसऑनरिंग ऑफ चेक एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के बावजूद आपके पास बेल आई है, तो क्या उसमें आप बेल ग्रांट करेंगे या बेल ग्रांट नहीं करेंगे? जब आप उसको यस करेंगे तो भी विथ रीजंस बताएंगे, नो करेंगे तो भी विथ रीजंस बताएंगे। अब अगर मुझसे सवाल किया जाए तो मैं बेल ग्रांट कर दूंगा। क्यों बेल ग्रांट करूंगा? क्योंकि मैं देखूंगा फैक्ट्स को कि जो हमारे पास नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इट डज नॉट मीन कि बेल हरगिज ग्रांट नहीं होगी, पहली चीज। सेकेंडली कि वो बेल किन ग्राउंड्स पर लेने आया है, बेल ग्राउंड किन ग्राउंड्स पर लेना है। एक तो डिले इन एफआईआर हो सकती है, और हो सकता है कि वो जिस चेक पर बात करो वो चेक ही फैब्रिकेटेड चेक हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपने आंसर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, आपने लिखना है प्रीफेस। इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन नहीं चलें क्योंकि अभी आप एलएलबी से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। प्रीफेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीफेस ऑफ प्रीपोजिशन लिखें। प्रीफेस ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये बताना है कि सिचुएशन है क्या, किस वजह से आप जो है ये आंसर अटेम्प्ट करना है, ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपने बतानी है। फिर डायरेक्ट रेफरेंस देना है आपने। डायरेक्ट रेफरेंस किस चीज़ का देना है? डायरेक्ट रेफरेंस आपने देना है, आपने डायरेक्ट रेफरेंस देना है उन जो है सेक्शंस का, जिन सेक्शंस की वजह से आप ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर 497 है, 498 है, या फिर कोई और सेक्शन लगता है तो वो भी। उसके बाद फिर आपने देना है क्रॉस रेफरेंस। फिर आपने क्या बताना है, फिर आपने फर्दर बताना है रेमेडी, कि क्या रेमेडी है एक जो है अक्यूज़ के पास, अक्यूज़ किस तरीके से वो रेमेडी अवेल कर सकता है, और अगर वो रेमेडी अवेल करता भी है तो रेमेडी अवेल वो कैसे कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर फॉर्म पे आया है या नहीं। फिर आपने बताना है उसका कंक्लूसिव रिमार्क्स। कंक्लूसिव रिमार्क्स ऑफ माय केस, कि आपके पास जो ये पर्टिकुलर केस आया उसके कंक्लूसिव रिमार्क्स आपने अपनी तरफ से बता देने। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो अभी आपने रिसेंटली किया कि सर इससे हट के भी जो क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशन बेस से हट के, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। उसकी अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी आपने क्या करना है, उसके अंदर भी आपने प्रीफेस लिखा। मिसाल के तौर पे हम उठाते हैं सीपीसी को, सीपीसी के अंदर ऑर्डर डिक्री एंड जजमेंट की अगर बात कर लेते हैं, ऑर्डर डिक्री और जजमेंट के बारे में आपने सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया। प्रीफेस का मतलब इंट्रोडक्शन ही होता है। फिर आपने क्या बताना है, फिर आपने बताना है रेलेवेंट प्रोविजंस। रेलेवेंट प्रोविजंस इसके ऑर्डर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है। फिर इसके अलावा जो हमारे पास डिग्री और जजमेंट पास होती है वो ऑर्डर 20 में पास होती है। इससे हटके और कहाँ कहाँ पर इसके रेफरेंसेस हैं वो सारा आपने बता देना है। फिर आपने लिखनी है स्टैट्यूटरी वर्डिंग। स्टैट्यूटरी वर्डिंग तो मैं बता रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट्स याद ही नहीं रख पाते कि बैरक के अंदर क्या लिखा हुआ है, और वो बहुत ही इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एज इट इज़ बैरक की वर्डिंग को पेस्ट कर सकें, बैरक की वर्डिंग को ऐसा ही लिख सकें। पॉसिबल ही नहीं है, इवन मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो क्या किसी भी लॉ एक्सपर्ट के लिए ही पॉसिबल नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी वर्डिंग को लिखे, एज इट इज़ लिखे। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती है मीनिंग ऑफ वर्डिंग, और फिर आप आ जाएंगे किसकी तरफ, फिर आप आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन या फिर एसेंशियल्स की तरफ। ठीक है, एसेंशियल्स को डिस्कस करने के बाद फाइनल रिमार्क्स, फाइनल रिमार्क्स।
अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने प्रीफेस लिखा, प्रीफेस के अंदर आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद रेलेवेंट प्रोविजन पे आ गए, रेलेवेंट प्रोविजन जो भी इसके हैं वो लिखा, और स्टैट्यूटरी वर्डिंग। अब स्टैट्यूटरी वर्डिंग डेफिनेट सी बात आप नहीं लिख पाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वर्डिंग के अंदर जो भी आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं। उसके बाद मीनिंग की अगर बात की जाए तो मीनिंग के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑर्डर डिक्री एंड जजमेंट है, इन वर्ड्स की जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपने लिख लेनी है। मीनिंग उर्दू के अंदर नहीं बल्कि आप इसको एक्सप्लेन कर लें थोड़ा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे ले जाएं। और इसके साथ साथ फिर आप बताएंगे इसेंशियल्स के ऑर्डर डिक्री एंड जजमेंट के अंदर मेन कौन कौन से इसेंशियल्स हैं जिसकी वजह से आप ये इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। फाइनल कंक्लूसिव रिमार्क्स या फाइनल रिमार्क्स के अंदर आपने कंक्लूजन लिखना होता है इस पूरे क्वेश्चन का। अब ये तो वो सवाल आते हैं जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सिविल जज पंजाब के। अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5 मार्क्स के, वो आते हैं 10 मार्क्स के। तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, वो आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेट सी बात है उसको आप इतना लेंथी लेकर नहीं चलेंगे। अगर वो आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपने उसको मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है, और इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपने सिंपली क्या करना है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे डेफिनेशन पूछता है, आपने सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। अगर डेफिनेशन नहीं लिख सकते अपनी वर्डिंग के अंदर भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक क्लियर हुआ, अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछें। फर्दर फिर हम आगे मूव करते हैं किसकी तरफ, बैरेक्ट। बैरेक्ट फिर भी वही बात करूँगा कि बैरेक्ट की वर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सिविल जज की, तो वो अपनी लाइफ में या फिर किसी भी टेस्ट के लिए एटलीस्ट 1 टाइम CRPC, PPC, QSO और CPC, इन 4 सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट 1 टाइम इतने अच्छे तरीके से पढ़ लें कि किसी भी एकेडमिक आप कह सकते हैं कि जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या फिर इवन दो वकालत के लिए भी, ये 4 जो मेजर एक्ट्स हैं, ये मेजर एक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। ये 4 मेजर एक्ट्स आपको हेल्प आउट करेंगे, वकालत में भी आपको हेल्प आउट करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है। उसके बाद आते हैं किसकी तरफ, उसके बाद हम आएंगे किसके तरफ, बैरेक्ट इज नेसेसरी हाउ टू सर्च। अब सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सवाल पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए कि सर केस लॉज। अच्छा, इसके बीच में आप मीनिंग के बाद जो है केस लॉज भी डाल सकते हैं अगर आप पंजाब से रिलेट करते हैं। सिंध के स्टूडेंट्स केस लॉज का रेफरेंस देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अगर केस लॉज की बात की जाए कि केस लॉज किस तरीके से सर्च किए जाते हैं, तो या तो आप क्या करें, या तो आप बुक उठाएं, कमेंट्री वाली बुक उठाएंगे तो आमिर रज़ा साहब की बुक बहुत ही बेस्ट है। अब ये जो जब आप बुक उठाएंगे तो इसके अंदर आपको ये नीचे केस लॉज मिल रहा है। अब इस केस लॉज को किस तरीके से सर्च करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है। अब आप आ जाएं किसकी तरफ, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स के ये जो केस लॉ है, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, ये वर्डिंग इस केस लॉ से निकाली गई है। इस तरीके से आप इस केस लॉ को सर्च कर सकते हैं। या फिर आप आ जाएं, अगर आपने पूरा एक प्रॉपर केस लॉज निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है हेल्प आउट लेंगे किसकी, पाकिस्तान लॉ साइट की। अगर पाकिस्तान लॉ साइट अवेलेबल नहीं है तो जितने भी कमेंट्री वाली बुक्स हैं वहाँ से आपको ईजिली केस लॉज मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो कि हम रिमांड अभी डिस्कस कर रहे थे, तो रिमांड के लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हमने केस लॉ सर्च करना है कमेंट्री वाली बुक के अंदर, उसका प्रॉपर ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, उसके प्रॉपर एसेंशियल्स के लिए भी सेपरेट केस लॉज मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद फिर आप आ जाएं कि टाइम मैनेजमेंट। अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की, तो डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट्स टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। जो आपका टेस्ट होता है वो होता है 3 आवर्स का, और 3 आवर्स के अंदर बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि इस टाइम को हम किस तरीके से मैनेज करें। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसा भी होता है जो फर्स्ट टाइम, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जब टेस्ट देने बैठता है तो उसके हाथ भी कब कपा रहे होते हैं कि पता नहीं कैसा ये टेस्ट है। देखें, टेस्ट में पास होना ना होना वो आपका नसीब है, आपका मुकद्दर है, और हर किसी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रिपरेशन हमने 100% की और हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ या नहीं होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। आपने अपनी 100% प्रिपरेशन की है, अब आपने करना क्या है, जो आपको याद है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आपने लिखना है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर जब आप लिखने बैठते हैं तो आपका माइंड ही स्टक हो जाता है, आपको समझ में बातें नहीं आती कि हमने स्टार्टअप कहाँ से लेना है। जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसी चीज़ें समझ में आ रही है आप वैसे वैसे लिखते जाएं, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें आती रहेंगी, को अल्लाह की तरफ से मदद होती रहती।
और ये हरगिज़ अपने जहनों से निकाल दें कि सर मेरिट पे होती हैं सीट्स, या फिर जो है इसमें कोई करप्शन होती है, इसमें कोई जो है पैसे वगैरह दे के कोई कहानी हो सकती है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि देखें, जो जस्टिस आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उनकी लाखों में सैलरीज हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपके एक सीट के लिए वो जो है अपना नाम ख़राब करें। और आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे पास करप्शन के मैटर्स हैं वो कितने एक्टिव लगे हुए हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका कोई भी ऐसा काम हो सके, या आप इस वजह से जो है प्रिपरेशन ही नहीं करते कि यार सीट्स तो उन्हीं को मिलनी है जो कि जिनका कोई कहीं ना कहीं लिंक्स हो। इट इज़ ये अपने जहनों से निकाल दें। क्यों अपने जहनों से निकाल दें? मेरे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल मौजूद है। प्रीवियस जो हमारा 2022 का बैच था, उस बैच के अंदर जो हमारा एक स्टूडेंट है, वो जब पास होता है, इंटरव्यू में पहुंचता है, तो इंटरव्यू के अंदर उससे जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं बहुत ईजी क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इवन तो जब मैंने उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया तब मेरे सामने भी वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था कि उतनी फ्लुएंट इंग्लिश मेरी खुद की भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि वो इजीली पास कर गया। उसका जो नाम है वो नंबर आया था 86 पे, 84 या 86 पे। ठीक है, तो 84 86 के आने के बावजूद भी वो स्टूडेंट पास हो गया। इट मीन्स के उसके नसीब में वो सीट थी, इस वजह से उसको मिली। आपने अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, और आप अपने जहनों से बात निकाल दें कि सीट मिलेगी आया कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद करना है कि टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है। देखें, अगर सवाल आते हैं आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो 6 क्वेश्चंस के हिसाब से आपने हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 25 मिनट्स देना है। ठीक है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मिसाल के तौर पे 10 सवाल आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस के हिसाब से आपने उस क्वेश्चन को मिनट देने हैं। अगर क्वेश्चन लेंदी है तो उस हिसाब से टाइम को ज़्यादा कर दें या कम कर दें। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैंने इस पर आधा घंटा वेस्ट कर देना है, 1 घंटा लगा देना है। ऐसा करेंगे तो आपको एक सवाल के मिलेंगे कितने मार्क्स? 15 मार्क्स। बाकियों के अगर मिलेंगे 5 मार्क्स, तो आप एग्ज़ाम पास हरगिज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम किसकी तरफ? नेक्स्ट जो हमारे पास आज की आउटलाइन है, नेक्स्ट आउटलाइन हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि नॉलेज को शेयर नहीं करते। अगर आप में से किसी के पास जो है नोट्स हैं, मुझ हो सकता है मुझसे बेहतर नोट्स आपने प्रिपेयर किए हों। ये जो है मिस्टर बैठे हुए हैं, मिस्टर अली, इन्होंने तकरीबन कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इनके पास जो नोट्स होंगे हो सकता है मेरे पास भी ना हो सकता है कि जो है, मुझे पता है कि आपने क्या किया, आपने कलेक्टिवली हर एकेडमी से तैयारी करके और वहाँ से नोट्स कलेक्टिवली हासिल किए। लेकिन कहने का मकसद ये, अब अगर आप आके इनसे कहते हैं कि हमें नोट्स दे दें, तो ये आपको नोट्स शेयर नहीं करेंगे। अब नोट्स शेयर क्यों नहीं करेंगे? कि हो सकता है कि जो स्टूडेंट मुझसे नोट्स ले रहा है वो नोट्स लेके और वो क्या कर जाए, वो सिविल जज बन जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फैलेगा। लेकिन आपकी माइंड की साइकी बन चुकी है कि यार अगर मैंने नोट्स दे दिए तो मैं रह जाऊंगा। हो सकता है कि इस सोच की वजह से आप रह रहे हो, तो ऐसा हरगिज़ मत सोचें। नोट्स शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि उन नोट्स के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जो आपने खुद भी ना देखी हो, और उन मिस्टेक्स की वजह से आप अभी तक सीट को क्रैक नहीं कर सके हो। ठीक है, बैरेक्स की बात करा तो बैरेक्स पर जितना ज़्यादा फोकस करें उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और अगर बात की जाए किसकी, पंजाब की, तो पंजाब के अंदर आपको पता है 7 पेपर्स होते हैं। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, और उसके अलावा जर्नल लॉ, जीके, उर्दू और इंग्लिश। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपने ये करना है कि माइनर एक्ट्स पर फोकस करें मेजर एक्ट के साथ साथ, क्योंकि माइनर एक्ट से भी एक एक सवाल लाजमी आता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फर्दर के स्टूडेंट्स अक्सर जो है किस वजह से रह जाते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, तो सबसे पहली वजह जो होती है, उनकी वजह बनती है एग्ज़ाम में पास ना होने की। वो वजह ये बनती है कि वो क्या करते हैं, वो जो है क्रैमिंग करके चले जाते हैं, और क्रैमिंग करने की वजह से चीज़ें भूल जाते हैं। जब वो क्रैमिंग करने की वजह से जो भी उनके पॉइंटेशन थी वो रह गई, जो भी उनके सवालात थे, जो भी उनके आंसर्स थे, जो भी उनके आउटलाइंस थी वो रह जाती हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर आंसर के स्केच उस तरीके से नहीं लिख पाते जिस तरीके से उनकी प्रिपरेशन होती है। क्रैमिंग कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि क्रैमिंग आप कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि आपने 100% ही क्रैमिंग करनी है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं केपीके की, तो केपीके के लिए
अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर क्या वहाँ पर बैरक्स अलो होते हैं या नहीं होते। देखिए बैरक्स अगर वहाँ पर अलो होते भी हैं तो बैरक्स अलो होने का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि आपने बैरक्स से ही कॉपी पेस्ट करना है, बैरक की वर्डिंग ही लिखनी है। जब बैरक्स अलो हैं डेट मीन्स कि बैरक्स से आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कॉपी करके अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स की ये साइकी बन चुकी है, जब तक सीट्स अनाउंस नहीं होगी तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध के अंदर होप सो कि मई या फिर जून के अंदर एक्सपेक्टेड है कि सीट्स अनाउंस हो जाएं। जब मई या जून के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी तो सीट्स अनाउंस होने के बाद फिर क्या होगा, फिर जो है स्टूडेंट्स भागते फिरेंगे कि भाई अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। देखें ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि 1.5 से 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं होती। प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही नेसेसरी है। खैर, कहने का मकसद ये है कि सिंध के अंदर जब स्क्रीनिंग अनाउंस हो जाती है तो स्क्रीनिंग के अंदर कहाँ से सवालात बनते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है रिटर्न का फेज़। आने से पहले आपको स्क्रीनिंग पास करना होगा, और स्क्रीनिंग पास करने के लिए आपने क्या करना होगा, स्क्रीनिंग पास करने के लिए एटलीस्ट 50% ऑब्टेन करना होगा, और 50% के लिए आपने जनरल नॉलेज, इंग्लिश और साथ ही साथ आपने लॉ पर भी ग्रिप करनी होगी। और लॉ के लिए तो मैं सिंपली स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपने स्क्रीनिंग पास करनी है आप फोकस करें माइनर एक्ट्स पर, क्योंकि वो क्या एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है हर लॉ में से 2-2 सवाल दे देते हैं। जब आपको हर लॉ में से 2-2 सवाल देंगे इट मीन्स कि आपने 25 लॉस पढ़ने को 25 लॉज हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी लगेंगे आपको, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि फोकस करें, और प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट आपने 5 to 6 आवर्स डेली बेसिस पर देने ही देने। अगर आप डेली बेसिस पे 5 to 6 आवर्स देते हैं तो आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो है अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करता चले, और जैसे ही वो टीचर आपको 1.5 से 2 महीने में आपको इस तरीके कार से तैयारी करवाएगा, उसके बाद आप खुद से भी मूव ऑन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी स्टूडेंट है, इवन तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स की ज़रूरत है, पीडीएफ में नोट्स आते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।